हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अभी आप लोग पढ़ रहे वंशागति में विविधता का सिद्धांत। वंशागति में विविधता का सिद्धांत में पार्ट 4 तक हो चुका था। आज जानेंगे पार्ट 5। पार्ट 4 में आप लोग उत्परिवर्तन के बारे में जान गए थे। उत्परिवर्तन के बारे में पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 4 में बता दिए थे। आज उसी का है एक प्रकार स्वतः उत्परिवर्तन। यानी स्वतः उत्परिवर्तन क्या होता है? स्वतः उत्परिवर्तन क्या होता है? इसमें किसी उत्परिवर्तन या म्यूटाजेन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यानी उत्परिवर्तन जेन या म्यूटाजेन की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक स्वाभाविक ढंग से होता है। यानी कि जो उत्परिवर्तन प्राकृतिक में स्वाभाविक ढंग से होता है, जो उत्परिवर्तन प्राकृतिक में स्वाभाविक ढंग से होता है उसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे में त्वचा तथा आँखों के रंग का लक्षण, यानी त्वचा तथा आँखों का रंग का लक्षण स्वतः होता है, इसे स्वतः उत्परिवर्तन कहा जाता है। स्वतः उत्परिवर्तन का अध्ययन हुगो डुबरीज ने तथा मॉर्गन ने किया था। स्वतः उत्परिवर्तन का अध्ययन किसने किया? मॉर्गन और हुगो डुबरीज ने। हुगो डुबरीज और मॉर्गन ने स्वतः उत्परिवर्तन का अध्ययन किया था। आगे है प्रेरित उत्परिवर्तन। यानी इसमें रासायनिक पदार्थ या भौतिक पदार्थ उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजेन की आवश्यकता होती है। यानी प्रेरित उत्परिवर्तन में भौतिक या रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है और स्वतः उत्परिवर्तन में प्राकृतिक ढंग से होती है। लेकिन प्रेरित में रासायनिक एवं भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसे प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। तो मुल्लर ने ड्रोसोफिला में तथा स्टैंडलर ने मक्का एवं जौ में आयनकारी विकिरणों का प्रयोग से प्रेरित उत्परिवर्तन का अध्ययन किया। यानी प्रेरित उत्परिवर्तन का अध्ययन सर्वप्रथम मुल्लर ने ड्रोसोफिला में तथा स्टैंडलर ने मक्का एवं जौ में किया था। मक्का एवं जौ में किसने किया? स्टैंडलर ने। ड्रोसोफिला में किसने किया? मुल्लर ने। किसका अध्ययन? प्रेरित उत्परिवर्तन का अध्ययन किया था। इसके बाद है आणविक स्तर पर कुछ उत्परिवर्तन। यानी आणविक स्तर पर कुछ ऐसे उत्परिवर्तन है जिस उत्परिवर्तन में ट्राइप्लेट कोड के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन आने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों कोडोन एक ही इम्यूनो अम्ल से बना रहता है। यानी जब दोनों कोडोन एक ही इम्यूनो अम्ल से बना रहता है तब आणविक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें होता है ट्राइप्लेट कोड एवं न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। जैसे में ध्यान दीजिए इसका, जैसे जी यानी ग्वानिन यूरोसिल दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही ग्लाइसिन कोडेन है। दोनों क्या है? एक ही ग्लाइसिन कोडेन है। अब आगे है निरर्थक उत्परिवर्तन। इसमें एक सार्थक ट्राइप्लेट कोडेन है जो किसी अमीनो अम्ल का संकेत करता है। ऐसे ट्राइप्लेट कोड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया उस स्थान पर हो जाता है। तो ट्राइप्लेट कोड्स को ट्रांसलेशन कोडोन भी कहा जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन आता है, जब ट्राइप्लेट को कोड में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कोडोन। यानी कि जब परिवर्तित हो जाता है ट्राइप्लेट कोड तब उसे कहते हैं ट्रांसलेशन कोडोन कहते हैं। जैसे में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? यूएसी यानी यूरोसिल एडेनिन और साइटोसिन। यहाँ पढ़े यूरोसिल एडेनिन और साइटोसिन, यानी कि साइटोसिन के स्थान पर यहाँ ग्वानिन हो जा रहा है, यहाँ साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन हो जा रहा है, यहाँ परिवर्तन हो जा रहा है। ट्राइप्लेट कोड परिवर्तन हो जाता है तो उसे निरर्थक परिवर्तन कहेंगे। और यदि परिवर्तन नहीं होगा तब क्या होगा? आगे उत्परिवर्तन की भूमिका क्या है? तो उत्परिवर्तन साधारणतः हानिकारक तथा अप्रभावी होता है। समजात क्रोमोसोम के दो में से एक ही क्रोमोसोम म्यूटेशन होता है, यानी कि दो में से केवल एक ही म्यूटेशन होता है।
ज़्यादातर हानिकारक होता है। ज़्यादातर हानिकारक तथा अप्रभावी उत्परिवर्तन होता है। वैज्ञानिकों के अध्ययनों के अनुसार 0.1% म्यूटेड उपजातियों का अब तक लाभकारी हुआ, यानी कि बाकी सब हानिकारक होता है, लेकिन यहाँ पर 0.1% म्यूटेड उपजातियाँ अब तक लाभकारी हुआ। 0.1% लाभकारी है, बाकी सब हानिकारक होते हैं। पादप विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका, यानी कि पादप का विकास में उत्परिवर्तन क्या भूमिका होता है? पादप के विकास में उत्परिवर्तन का क्या भूमिका होता है? तो पौधे की नई उन्नत किस्मों के परिवर्तित उपजातियों में निम्नलिखित प्रमुख है, यानी कुछ पौधों को उत्परिवर्तन कर बनाया गया है। जैसे में ध्यान दीजिए, पहला गेहूं की शरबती सुनारा। गेहूं की शरबती सुनारा एक प्रजाति है जिसे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने मैक्सिन किस्मों से विकसित किया था। इसमें से क्या हुआ कि प्रोटीन, यानी जब बना था प्रोटीन 9% से 14% की बढ़ोतरी हुई। गेहूं की शरबती सुनारा में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने मैक्सिन किस्मों से जब संकलन कराया तो उससे 9% से 14% प्रोटीन की बढ़ोतरी हुई। इस तरह से उत्परिवर्तन की भूमिका गेहूं में हुआ। दूसरा, धान की रेमाई उपजाति। धान की रेमाई उपजाति का उत्पादन गामा किरण से, किसके द्वारा? गामा किरण से प्रयोग किया गया। धान की रेमाई उपजाति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? गामा किरण के द्वारा। यह भी क्वेश्चन आता है कि धान की रेमाई उपजाति का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? गामा किरण के द्वारा किया गया था। जौ के उत्परिवर्तित किस्मों की तैयार की गई, जो पुरानी किस्मों से अनेक गुणों के श्रेष्ठ है। उत्परिवर्तित किस्म के द्वारा जौ के कुछ किस्म के गुण पुरानी किस्म से तैयार किया गया। जो तैयार किया गया वो पुराना से गुण में श्रेष्ठ था। आ गया कवक पेनिसिलियम से परिवर्तित उपजातियों से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुई? कवक पेनिसिलिन से। कवक पेनिसिलिन परिवर्तित करके, यानी परिवर्तित करके ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया। किससे? कवक पेनिसिलियम से बनाया गया। लगभग 150 पौधे की उत्परिवर्तित उपजातियां प्राप्त की गई, यानी लगभग परिवर्तित के द्वारा पौधे में लगभग 150 पौधों की उपजातियां प्राप्त की गई है। कितने? 150 पौधों की। उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में योगदान, यानी उत्परिवर्तन के कार्बनिक विकास में क्या योगदान है? तो ह्यूगो डॉयब्रिज ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि जीवों के विकास में उत्परिवर्तन की मुख्य भूमिका। उनके इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डॉयब्रिज ने किया था। उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि जीवों का विकास उत्परिवर्तन की मुख्य भूमिका है। जीवों का विकास में जब उत्परिवर्तन का मुख्य भूमिका होती है तो उस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। आगे वंशावली क्या है? तो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवंशिक गुणों की वंशागति का चित्र को द्वारा दर्शाने को वंशावली कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवंशिक गुणों को चित्र के द्वारा जब दर्शाएंगे तो उसी को वंशावली कहते हैं। ये वंशावली विश्लेषण क्या है? कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवंशिक लक्षणों को विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। यानी कई पीढ़ी तक पाए जाने वाले जब आनुवंशिक लक्षण होता है तो उसी को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। देखिए, अब क्रोमोसोम के स्तर पर या जीन के स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तन के विभिन्न आनुवंशिक विकार का उत्पन्न यानी चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो पहले बताया था वंशावली को जब चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है तो ये चित्र के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, मेल को इस तरह से दर्शाया जाता है, फीमेल को इस तरह से, सेक्स अनस्पेक्ट को इस तरह से,
अफ्रेड इन्वेलिस, इस तरह से मीटिंग यानी मिलन जब होता है तो इस तरह से, मीटिंग के बाद जब रिलेशनशिप होता है तो इस तरह से, और मीटिंग बिटवीन लिटिल पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन, जब पेरेंट के संयोजन से बच्चे की उत्पन्न होती है तो इस तरह से दर्शाया जाता है। पेरेंट्स विद द अफ्रेड मेल, जब मेल चाइल्ड होगा तो इस तरह से दर्शाया जाएगा, और फीमेल चाइल्ड होगा तब इस तरह से, फीमेल हो गया, ये मेल चाइल्ड हुआ, इस तरह से दर्शाया जाता है। फाइव आंसर यानी कि जब इस तरह से दर्शाया जाएगा तब ये फाइव सेट ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि 5 जनरेशन तक जब चलते रहता है तो इस तरह से होता है, दर्शाया जाता है। तो इस तरह से वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली प्रतीक हुआ, इस तरह से वंशावली प्रयुक्त होने वाले आगे विकार, यानी कि विभिन्न विकारों को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला मेंडलीय विकार, दूसरा क्रोमोसोमीय विकार, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। तो पहले जानेंगे मेंडलीय विकार है ना। मेंडलीय विकार क्या होता है? एकल जीन के उत्परिवर्तन से मेंडलीय विकार निर्धारित होता है। एकल जीन के उत्परिवर्तन से क्या होता है? मेंडलीय विकार उत्परिवर्तन। मेंडलीय विकार किसके द्वारा होता है? एकल जीन के। इस प्रकार के विकारों को वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा गया, यानी मेंडलीय विकार को किसके द्वारा खोजा गया? वंशावली विश्लेषण के द्वारा खोजा गया। मेंडलीय विकार को वंशावली विश्लेषण के द्वारा खोजा गया था। जैसे मैं उदाहरण में हीमोफीलिया, प्रधानता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसिस आदि। तो हीमोफीलिया और प्रधानता के बारे में पहले बता दिए थे, ना, किसमें किस प्रकार से विकार होता है, वंशागति चलते रहता है। अब आगे जानेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया ये भी एक लिंग संलग्न बीमारी है, यानी रोग है। यह एक अलिंग संलग्नता लक्षण है जिसमें मानव रुधिर के लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी के आकार में परिवर्तन होकर हंसिया के रूप में हो जाता है, यानी कि आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, लेकिन इसका परिवर्तन होकर हंसिया के आकार का जब हो जाएगा तो इस परिवर्तन को ही सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। यह बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडन GAG यानी ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन का ग्वानिन यूरोसिल ग्वानिन में परिवर्तन होने के कारण होता है। यानी सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? सिकल सेल एनीमिया होने के कारण है बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडन में GAG का GUG में परिवर्तन होने के कारण होता है। अब इसका डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए ये सब हुआ नॉर्मल आरबीसी। इस तरह से आरबीसी का आकार होता है, इस तरह से सामान्य लाल रुधिर कोशिका का आकार होता है। यदि सिकल सेल एनीमिया यानी जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तब आरबीसी का आकार हंसिया का आकार का हो जाता है। इस तरह से ये सब हुआ से हंसिया का आकार का हो गया, तब ये क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया में यही होता है कि आरबीसी का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है। अगला एक और था इसका बीमारी, यानी कि मेंडलीय विकार का एक और था फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया क्या है? फिनाइलकीटोनुरिया क्या है? यह एक अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। यह भी एक अलिंग संलग्न प्रभावी लक्षण है। इससे जन्मजात उपचार रोगों में मनुष्य के शरीर में फिटोरिया एमिनो अम्ल जमा हो जाते हैं, यानी जन्मजात के समय ही मनुष्य के शरीर में फिनाइल एमिनो अम्ल फिनाइल एलिनोनिन एमिनो अम्ल जमा हो जाता है, जिससे शरीर
में इसके जमा होने से मानसिक दुर्बलता, यानी जब मानसिक दुर्बलता हो जाता है तब फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी होती है। इस ढंग से मेंडलीय विकार खत्म हुआ। अब है दूसरा गुणसूत्रीय विकार, यानी विकार दो प्रकार के होता था ना, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडलीय विकार का मतलब हो गया, अब आगे है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्या है? मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जुड़ा, यानी मानव शरीर में 23 जुड़ा क्रोमोसोम की संख्या होती है। यह संख्या या संरचना किसी प्रकार से परिवर्तन में यह विकार उत्पन्न हो जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के में गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाता है। पहले भी बताए थे कुछ इस तरह से होता है, जब क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है। जब वृद्धि या कमी हो जाती है तो उसी को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। जैसे में टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लोर सिंड्रोम, इसका उदाहरण है गुणसूत्रीय विकार का। अब टर्नर सिंड्रोम इस तरह से था, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लोर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जब मनुष्य के गुणित क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम की कमी होती है, यानी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इसमें मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, यानी मनुष्य के में क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। लेकिन जब एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जब कमी हो जाती है तो 45 क्रोमोसोम होता है। यानी जिस मनुष्य में 45 क्रोमोसोम हो जाती है तो उसे टर्नर सिंड्रोम नामक रोग होता है। टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण है मोनोसोमी, यानी 2n-1, जब मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण है। इसका संलक्षण, यानी लक्षण कैसे जानेंगे इससे टर्नर सिंड्रोम है। संलक्षण, इसमें नारियों के अंडाशय अपरिपक्व होता है तथा इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, ऐसे स्त्रियां बांझ कहलाती है। यानी कि यह संलक्षण नारियों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम नारियों में पाया जाता है। नारियों में पाए जाने से द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव हो जाता है, ऐसी स्थितियां बांझ कहलाती हैं। जिसे किन्नर भी बोलते हैं, किन्नर होता है टर्नर सिंड्रोम का ही, यानी मोनोसोमी है। किन्नर टर्नर सिंड्रोम ही है। आगे अब है दूसरा डाउन सिंड्रोम। जब मनुष्य के 21वीं जोड़े, यानी 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, यानी 21वीं जोड़े में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़े में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी बच्चों में उत्पन्न हो जाती है, यानी बच्चा में होता है। इस प्रकार के रोगी के हर कोशिका में 47, यानी एक वृद्धि हुआ तब 47, ऐसे 46 क्रोमोसोम होता है ना, लेकिन यहाँ पर जब वृद्धि हो जाता है तो 47 क्रोमोसोम हो जाती है। तथा 21वीं क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है। 21वीं क्रोमोसोम में जो वृद्धि होता है वो सबसे छोटा होता है, बाकी 46 क्रोमोसोम सामान्य रूप में पाया जाता है, तो इसमें डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब इसका उदाहरण, डाउन सिंड्रोम का उदाहरण हुआ ट्राइसोमी, इस भी 2n प्लस होगा, यहाँ 2n+1 होगा, 2n+1 होगा। जब 2n+1 होता है तो होता है 2n+1 में ट्राइसोमी होगा। लैगेडन डाउनर ने 1866 में डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। डाउन सिंड्रोम की खोज कब हुआ था? 1866 में। किसने किया? लैगेडन डाउनर ने किया था। इसका संलक्षण क्या है? देखिए इसका संलक्षण, टर्नर सिंड्रोम का संलक्षण, ट्राइसोमी के संलक्षण। इस रोग में रोगी का कद छोटा होता है, यानी कद छोटा होता है, जीभ गोल होता है, जीभ मोटा होता है एवं मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। ऐसे रोगी मंदबुद्धि यानी कमजोर दिमाग का होते हैं। श्वसन संबंधी संक्रमण हो जाता है। इनकी हथेली असमान है, इसका हथेली भी असमान हो रहती है। इसका हृदय में दोष, हार्ट की बीमारी होता है। ऐसे बच्चे 8 से 12 वर्ष की उम्र में तक ही जीवित रहता है। इस तरह के बच्चे 8 से 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है।
डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में तो समझ में आ गया होगा। 30 रोग से ग्रसित बच्चों को देखने में मंगोलियम, यानी कि डाउन सिंड्रोम जब हो जाता है तो बच्चे देखने में मंगोलियम के समान लगते हैं, मंगोलियम के समान लगते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे 8 से 12 वर्ष के उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? तो यह रोग मानव के कोशिका में 47 क्रोमोसोम, इसमें भी 47 क्रोमोसोम, लेकिन इसमें 47 क्रोमोसोम इस तरह से होता है X + Y, यानी कि इस रूप में हो जाता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या था? 21वीं जोड़े में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही थी, तो 47 क्रोमोसोम बन रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें XY होता है। इस तरह के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ। अब इसका संलक्षण, यह संलक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन स्त्री के लक्षण प्रचलित होते हैं, जैसे स्त्री के भांति वक्ष का वृद्धि हो जाता है, ऐसे पुरुष बांझ होते हैं, यानी ये भी किन्नर का ही उदाहरण है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि वो सामान्य पुरुष होते हैं, यानी वो पुरुष होते हैं, लेकिन इसको में मादा के भांति वक्ष का वृद्धि हो जाता है, जिससे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। चलिए इस तरह से आप लोगों का 5 लेसन यानी वंशागति एवं वीरता का सिद्धांत खत्म हो चुका है। अब आगे का वीडियो 6 लेसन में बताया जाएगा। धन्यवाद।